बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद वसूल कीजिएगा। बहुत बरकतों रहमतों वाला महीना है, इसमें अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मौज़ूआत की जानिब आते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। तहरीक अदम एतमाद का ड्रॉप सीन, उसके बाद डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब की रूलिंग के बाद जिसमें उन्होंने मुस्तरद किया, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का पीटीवी के तवज्जुह से बराह रास्त खिताब, कौमी असम्बली तहलील करने की तजवीज़, जिसके बाद हमने देखा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। और उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अस खुद नोटिस, जिसकी समात अभी भी जारी है। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अता मोहम्मद बंदियाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच अब मुकदमे की जो है समात कर रहा है। और आज भी इसकी समात हुई, जिसमें चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब ने कहा कि इस केस को कानूनी हैसियत से देखा जा रहा है। जो डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग आई, दलाइल दिए जा रहे हैं। फारूक एच नायक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा अपोजिशन की वकालत कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर बाबर अमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा पेश कर रहे हैं। समात कल दिन 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। तमाम तर नज़रें मरकूज़ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इस सूरत हाल में क्या फ़ैसला आता है। आया कौमी असम्बली को तहलील करने की जो सदर मुमलिकत साहब का इक़दाम है उसकी तौसीक हो जाती है और हम नए इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, या फिर जो मुत्तहिदा अपोजिशन का ये कहना और मानना है कि ये आइन से तजावुज़ किया गया है और इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को रद्द करे जो रूलिंग है, और दोबारा तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग होती है और ये असम्बली दोबारा बहाल हो जाती है। वो सुप्रीम कोर्ट उस हवाले से ही हतमी फैसला करेगा। दूसरी जो अहम खबर आज सामने आई, साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब का नाम तजवीज़ किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उसकी सदारत की। चूँकि प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू कर रहे हैं सदर मुमलिकत के मुताबिक, उन्होंने इसके हवाले से आर्टिकल 224(4) के तहत कहा है कि जब तक से निगरान वज़ीर आज़म नहीं आते वज़ीर आज़म पाकिस्तान कंटिन्यू करेंगे। तो अब पीटीआई की जानिब से जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का नाम सामने आया है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जो कायदे हिस्ब खिलाफ थे साबिक, अब उन्हें कहेंगे, ज़ाहिर बात है सकत असम्बली स्टैंड नहीं करते एज वी स्पीक, उन्होंने कहा कि इस मुशावरत में वो शामिल नहीं होंगे। सदर मुमलिकत ने जो ख़त लिखा था वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम नवाज़ के सदर हैं उन दोनों के लिए कि वो अपने नाम तजवीज़ करें। पीटीआई की जानिब से नाम आ गया है, उनकी जानिब से आज ऐलान कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उसमें शरीक नहीं होंगे। इस तमाम जो सूरत हाल है इसकी स्टॉक टेकिंग करेंगे, मामला किस तरफ जा रहे हैं इस पर गुफ्तगू करेंगे, तज्जियाती और कानूनी पहलुओं से बात कर रहे होंगे। हमें जिन 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, आप पिलडैट के सरबराह हैं और पाकिस्तान की सियासत, सिविल, मिलिट्री और तमाम डायलॉग्स पे गहरी नज़र रखते हैं और बहुत से ऐसे मुकालमे आपने करवाए हैं। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम 10 तक में आपने वक्त दिया। अतर काज़मी साहब ने हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किए हैं, बड़े नोटेड एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें साथ शरीक गुफ्तगू, आपका बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है इरफान कादिर साहब ने, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, मारूफ वकील हैं। मैं इरफान कादिर साहब को वेलकम करता हूं। जरा लीगल पॉइंट से गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। इरफान कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम 10 तक के लिए वक्त निकाला। इरफान कादिर साहब, जैसे मैंने इब्तिदाई में कहा, तमाम नजरें जो हैं ये जो मौजूदा इस वक्त सियासी सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट पर फोकस्ड हैं। आप क्या समझते हैं कानूनी तौर पे, जैसे आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स सामने आए और उन्होंने कहा कि सियासी बातें छोड़ें, हम इसको कानूनी हैसियत से देखेंगे रूलिंग के हवाले से, आपके सर क्या असेसमेंट है अब तक की जो 2 दिनों की प्रोसीडिंग्स हुई हैं? आपको क्या लग रहा है, जो अदालत की क्या इंटेंट है इस वक्त वहां पर जो रिमार्क्स आ रहे हैं, जो अदालत का माहौल है, कुछ हमें हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि ये जो अब मुकदमा लड़ा जा रहा है और जो इस वक्त हम जिसे कह रहे हैं डिफाइनिंग मूवमेंट पे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला करेगी? तो सुप्रीम कोर्ट जज साहबान बताएंगे, आपका क्या एनालिसिस है? जज साहबान नहीं बताएंगे, आईन पाकिस्तान बता रहा है कि जज साहबान क्या फैसला करेंगे और मशले राह आईन है जज साहब के लिए जी। और ये तमाम पाकिस्तान के कानूनदान जो हैं और बिलाल महबूब साहब जो हैं वो खुद अपने व्यूज मैंने उनके भी सुने हैं, उस पर बिल्कुल यूनानिमिटी है कि स्पीकर साहब ने उस दिन जो बिजनेस ट्रांजैक्ट करनी थी असेंबली में वो सिर्फ उस दिन वोटिंग होनी थी नो कॉन्फिडेंस पे, उसके अलावा कोई एजेंडा नहीं था, उनको कोई इख्तियार नहीं था कुछ करने का। और ये उन्होंने गैर आईनी चीज की है और सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई और रास्ता नहीं है मासवा इसके आइन को फॉलो करे
और स्पीकर की उस रूलिंग को गैर आईनी करार दे, आइन के आर्टिकल्स को देखते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइन से मुबर्रा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ताबे है आइन के, और आइन से बाहर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। और चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये सियासी बातों को छोड़ें, कानून की बात करें। और कानून की बात जो है वो यूनैनिमिटी, जैसे मैंने कहा, मीडिया में भी, तमाम पाकिस्तान के लीडिंग लॉयर्स में भी, अक्सर इंटेलेक्चुअल्स में भी। अब मुझे ये सिर्फ समझ नहीं आ रही कि इसमें इतनी ताखीर क्यों हो रही है। ये हार्डली चंद मिनटों का केस है जो कि इतनी यानी तवील हो गया है, जो कि मैं समझता हूं कि अगर ये इसको ज्यादा देर लगेगी तो वो के सुप्रीम कोर्ट इवेंचुअली तो इंसाफ करेगी, लेकिन देर से ये कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो फिर इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आएगा अगर ताखीर। तो इस पे इरफान कादरी साहब, ये भी आपने बिल्कुल सही, आप तो खुद एक माशाल्लाह नोटेड लॉयर है, आपने कहा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो ये भी कहते हैं जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, रूलिंग के हवाले से ये बात होती है जस्टिस क्रश्ड। जी, ये मुझे बताइए, ये भी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अक्सर ये कहा जाता है, हमने आपकी तरह नोटेड लॉयर्स को सुना, मैं एतजाज एहसन साहब को सुन रहा था, कि जो रूलिंग होती है स्पीकर की वो चैलेंजेबल नहीं होती, वो और हवाला दिया जाता है जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस में रिसेंट पास्ट में रूलिंग आई थी मुजफ्फर हुसैन शाह साहब की, जो सेनेट का इलेक्शन उस वक्त चेयर कर रहे थे, उसको चैलेंज किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उस हवाले से फैसला सामने आया है। तो आप क्या कहेंगे, क्या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स और जो स्पीकर साहब की रूलिंग होती है वो क्या चैलेंज की जा सकती है और उसको क्या रद्द किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में? देखिए, हर केस के अपने वाकयात होते हैं, जहां पे स्पीकर जो है अपना दायरा अख्तियार से बाहर निकल जाते हैं तो वो चैलेंज हो सकती है। जो चीज जो है उनके दायरा अख्तियार के अंदर है और उसमें सिर्फ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, वो चैलेंज नहीं हो सकती है। लेकिन जहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, जहां पे इलीगैलिटी है, वहां पे चैलेंज हो सकती है। इससे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब जो थे, उनका जब नाअहली का मसला आया था तो स्पीकर ने एक रूलिंग दी थी हमीदा मिर्जा साहिबा ने, जो कि बिल्कुल ठीक थी। उनके मुताबिक उन्होंने कहा था कि यूसुफ रजा गिलानी नाअहल नहीं हुए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म उस जमाने में इतना ज्यादा था कि स्पीकर की एक ठीक रूलिंग को भी उन्होंने सेट असाइड कर दिया था। और आज तो स्पीकर की रूलिंग जो है वो सरीहन गैर आईनी है, तो इसको तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से इसको खत्म कर सकती है, ये कह के आइन ये कहता है, लिहाजा असेंबलियां अपनी जगह पे नहीं, सॉरी, लिहाजा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, वो पाया तकमील तक आप पहुंचाया जाए, उसको आप नहीं रोक सकते। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान कादरी साहब, आपने अपना लीगल ओपिनियन हमारे साथ प्रोग्राम में शेयर किया था। काज़मी साहब से आपसे मैं जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है इस वक्त हम देख रहे हैं सियासी, सहाफ़ती, कानूनी हलकों में ये मामला ज़ेर बहस है। इरफान कादरी साहब का अपने नुक्ता नज़र है वो सामने उन्होंने रखा, आपकी मैं राय लेना चाहूँगा। तमाम टर्न ऑफ इवेंट्स को आप किस तरह देखते हैं? आपको क्या लगता है कि हमारा अब जो तयन है इस वक्त रुख का, वो क्या हो गया है या क्या होने जा रहा है? जहाँ तक केस का ताल्लुक है, अब मौजूद अदालत के अंदर है, इसका फैसला और इसकी तशरीह जो है वो अदालत करेगी। मेरे कहने से, मेरी ख्वाहिश या मेरे तज्जिए से उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और वो बार बार कह रहे हैं कि फ़ौरन फैसला आ जाए, पर ऑब्वियसली अदालत ने बहुत सारी चीज़ों को देखना है। अब जो ये नुक्ता नज़र है कि जी ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है कि स्पीकर केस है कि स्पीकर ने जनाब कानून की और आइन की खिलाफ वर्जी कर दी। जो पार्लियामान है, अब उसकी रूलिंग को क्यों कहते हैं कि आप चैलेंज नहीं कर सकते? इसलिए कि वो मदर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वहां पे कानून बनते हैं। इसलिए कई दफ़ा अदालत ने खुद ये ऑब्जर्वेशन दी है कि हम पार्लियामेंट के जो सिलसिला है या उनकी जो कार्रवाई है उसके अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, मैं सियासी नुक्ता नज़र से बात कर रहा हूँ, मैं कोई आइनी और कानूनी माहिर तो हूँ नहीं। हमने देखा कि जिस वक्त पीटीआई के बंदे वगैरह तोड़े हुकूमत के, सिंध हाउस के अंदर जो कुछ हुआ हमारे सामने है, आर्टिकल 63A की बात हुई। जिन लोगों ने आर्टिकल 63A डाला था आइन के अंदर और ये क्रेडिट लेते थे कि आज के बाद हमने हॉर्स ट्रेडिंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, वो लोग और उनके हमायती फिर मीडिया के ऊपर बैठ के ये कहते रहे कि नहीं जी, आर्टिकल 63A के तहत जो है आप वोट फिर भी डाल सकते हैं, आप हुकूमत को फिर भी गिरा सकते हैं। और उन्होंने काउंट होगा लेकिन डीसीट हो जाएगा। बेसिकली उन्होंने कह दिया कि ये एक डेकोरेशन पीस है, खूबसूरती के लिए रखा हुआ है, हुकूमत फिर भी जाएगी, हॉर्स ट्रेडिंग आप नहीं रोक सकते, बाद में देखेंगे क्या होगा। अब कुछ अर्सा पहले तक जो लोग ये कहते थे कि स्पीकर की रूलिंग नहीं चैलेंज हो सकती, रजा रुबानी जैसे जो लोग हैं जो आइन को समझते हैं, कानून को समझते हैं, वो इस किस्म की तकारीर करते थे, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन अब वही जिन्होंने आर्टिकल 63A को बनाया था एकदम से डेकोरेशन, अब एकदम से उन्होंने जनाब इसमें भी कहना शुरू कर दिया नहीं जी नहीं, ये तो बिल्कुल इलीगल है। तो मेरे ख्याल में फिर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आइन में डलवा दें कि
कि अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग का बंदा टूटेगा या उनका स्पीकर रूलिंग देगा तो उसका तो तकद्दुस है, अगर कोई और जमात करेगी तो उनका नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, कोर्ट को डिसाइड करने दें, कोर्ट ने ये रूलिंग देनी है। ये कोई शट एंड क्लोज एंड शट केस नहीं है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट केस नहीं है। जो इस तरह का तासुर दिया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये अदालत के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश है। असरअंदाज होने की कोशिश। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर आपकी सर इस हवाले से क्या राय है? ये जो अतर काजमी साहब ने बात की, क्योंकि आर्टिकल 63(8) पे 63A पे सदारती रेफरेंस के साथ अभी पिछले दिनों ही इस पे केस चल रहा था, जस्टिस बंदियाल, अता बंदियाल चीफ जस्टिस साहब भी सुन रहे थे, उस पर भी जो एक बयानिया है वो सामने आया। अब ये जो स्पीकर साहब की रूलिंग है और आर्टिकल 5 के तहत उन्होंने इसको मुस्तरद किया तहरीक अदम एतमाद पे, तो उस पर एक दूसरी राय आ रही है। आपका क्या सर इस हवाले से क्या ओपिनियन है, क्या तासुरात है? अहमद बिलाल साहब। जी बहुत शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, ये अदालत उज़्मा तो बहरहाल एक अल्टीमेट फोरम है और उसी को फैसला करना है, और उसने ही जितना टाइम उसको लेना है उसने लेना है। लेकिन हमें भी तो अपनी एक मुअद्दबाना राय रखने का हक हासिल है। जी जी। और मैं बहुत डरते डरते इस राय का इजहार कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में आर्टिकल 63A का मामला भी बिल्कुल वाज़े था, इतनी क्लैरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उसके अंदर मज़ीद वजाहत की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, और अगर थी भी तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये थी कि उनकी क्या वो DCT होंगे या उनके अलावा भी कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगरचे वो भी बहुत वाज़ेह है, तो उसके ऊपर भी इतना टाइम लेने की ज़रूरत तो नहीं थी। और ये जो दूसरा मामला है स्पीकर साहब की उस दिन का फैसला कि उन्होंने तहरीक एतमाद को खुद तनहा उसको रिजेक्ट कर दिया, इसका भी उन्हें इख्तियार नहीं था। मेरी राय में ये इख्तियार तो असम्बली की मेजॉरिटी को है कि वो तहरीक जब एक बार मूव हो जाती है तो उसके बाद उसका फैसला वोटिंग से होता है। अच्छा। अगर वो अक्सरियत हासिल ना हो तो फिर वो रिजेक्ट हो जाती है, और अगर अक्सरियत हासिल हो जाए तो फिर वो पास हो जाती है। तो स्पीकर साहब ने उस दिन जो ये फैसला किया, किसी प्रिटेक्स्ट पे भी किया, वो उनको इसका इख्तियार नहीं था। मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में ये राय रखता हूँ, लेकिन बहरहाल मेरा तो ख्याल ये था कि ये फैसला दोनों केसेस में बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। लेकिन हम भी कानून की इंट्रिकेसीज को उस तरह से तो नहीं जानते जी। लेकिन मैं फान कादर साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद थोड़ा सा एनकरेज हुआ हूँ कि अगर उन जैसे स्ट्रेचर का कानूनदान भी ये कह रहा है कि इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए था, तो मुझे ज़रा तसल्ली हुई है कि शायद यही बात है कि इस पे वक्त क्यों लग रहा है। अच्छा। लेकिन आप पता है अल्टीमेट फैसला तो अदालत उज़्मा का है ना। जी बिल्कुल। तो उन्हीं का फैसला, वो टाइम भी लेंगे, लेकिन इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि अगर इसमें चंद दिन और गुजर जाएंगे तो इलेक्टोरल प्रोसेस अपनी कुछ मंजिलें तय कर चुका होगा। मसलन एक मंजिल आज तय हो गई है कि सदर ममलकत ने ख़त लिख दिया है, सदर ममलकत ने ख़त लिख दिया था कल, और उस खत के जवाब में वजीर आज़म का एक प्रपोजल जो है वो सदर ममलकत के पास आ गया है। ठीक है। उस दिन के अंदर इन दोनों के दरमियान या तो इत्तफाक राय हो या फिर ये अगली मंजिल की तरफ चला जाएगा। अहमद साहब, आपने नुक्ता उठाया, मेरे साथ जरा रहेगा, क्योंकि मैं आप हम है कि अगर वक्त गुजरने के साथ ज़रूरत है इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। मेरे साथ रहेगा। आपने हम नुक्ता उठाया। हमें सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और ज़रूरत है आप माशाल्लाह खुद भी एक नोटेड लीगल बैकग्राउंड रखते हैं। वलीद इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वलीद इकबाल साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे अहमद बिलाल महबूब साहब की। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपसे कबल हम साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये केस बड़ा ओपन एंड शट केस है, और वो कहते हैं इस पे जस्टिस डिलेड विल बी कंसिडर्ड टू बी अ जस्टिस डिनाइड अकॉर्डिंग टू हिम। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अब ये सो मोटो नोटिस दिया हुआ है जो डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग थी उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, आपकी क्या राय है? इसका फैसला कितना जल्द आना चाहिए ताकि जो अहमद बिलाल महबूब साहब कह रहे हैं कि वगरना अगर फैसला लेट हुआ तो इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उस पर कोई टाइम बाउंड होता है इस तरह की चीजें जब अदालत उज़्मा में ज़ेर बहस आए? नहीं, टाइम बाउंड का तो मामला नहीं होता। एक अहम तकाजा जो है इंसाफ का, और एक आईनी तकाजा भी उसको आप समझ लें, वो ये है कि तमाम फरीकैन को अपना मौक़िफ़ जो है वो मुकम्मल तौर पे पेश करने का जो है वो मौका दिया जाए। अच्छा। और अपने मौक़िफ़, अपने दलाइल, अपने शवाहिद, हालांकि अदालत उज़्मा एक ट्रायल कोर्ट तो नहीं होती,
जो कि बाकायदा जिसे कहते हैं एविडेंस रिकॉर्ड करे या विटनेसेस को बुला के क्रॉस एग्जामिन करे। अच्छा। वो तो एक बहुत तवील प्रोसेस होता है, लेकिन रिकॉर्ड का मुआयना करना, रिकॉर्ड को तलब करना और हर एक को अपने मौक़िफ़ की हिमायत में जो दस्तावेज़ात दरकार हैं वो पेश करना, तो वो बड़े अहम तकाजे होते हैं इस प्रोसेस के, जिसको जुडिशल प्रोसेस कहा जाता है। अच्छा। और करने को तो सुप्रीम कोर्ट जो है, आइन में ये भी दर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो कंप्लीट जस्टिस के लिए वो भले विटनेसेस को भी बुलाएं, वो भी उनमें कोई पाबंदी नहीं है कि वो ट्रायल कोर्ट की तरह इसको ही कंडक्ट करेंगे। बहरहाल ऐसा होता नहीं है सुप्रीम कोर्ट की अच्छा सर, आप चूंकि मैं वलीद भाई, आप चूंकि माशाल्लाह खुद सेनेटर हैं, यानी पार्लियामेंटेरियन हैं, और आपका लीगल बैकग्राउंड, ये जो सर बात है कि पार्लियामेंट में जो बात की जाती है या जो स्पीकर साहब की जानिब से रूलिंग होती है वो चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन अभी इरफान कादिर साहब, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जब वो उस वक्त स्पीकर थी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से उन्होंने रूलिंग दी थी, तो उन्होंने कहा उसको क्वैश कर दिया था अदालत ने। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस हवाले से, ये जो कहा जाता है और इसमें मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है कि पार्लियामेंट्री रूलिंग या प्रोसीजर को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में, आप समझते हैं इसमें स्कोप है? सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है, आपकी इस हवाले से क्या राय है? देखिए जी, इसमें भी मतलब काफी सारे फैसले हैं और उनमें जो अक्सरियत जो है, शायद ये एक ही जो फैसला है जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तौहीन अदालत के मामले में जी, और फिर जब उनको बरतरफ किया गया, उसमें ही स्पीकर की उसमें मुदाखलत की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और वो फिर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे उस वक्त, तो वो तो एक और किस्म का दौर था। अच्छा। लेकिन जो सबसे हालिया फैसला मिसाल के तौर पे है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक नहीं बल्कि दो फैसले हैं। जी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी इत्तेफाक से उसमें भी शरीक थे केस में, जो सेनेट के चेयरमैन की इंतखाब का केस था, जब उनके 7 या 8 वोट रिजेक्ट हुए, मैं तो वहां मौजूद था, मैं तो चंद घर से देख रहा था उनके स्टैंप किस तरह लगे हुए हैं। बहरहाल पहले सिंगल बेंच ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद उसको पहले दिन ही शायद मुस्तरद कर दिया कि नहीं जी, ये पार्लियामान का और सियासी मामला है, इसमें नहीं मुदाखलत करनी। उसके बाद वो इंटर कोर्ट अपील में डिवीजन बेंच के पास भी गए और चंद दिन पहले ही डिवीजन बेंच ने भी यही फैसला किया कि हम इसमें नहीं इंटरफेयर करेंगे। तो ये बहरहाल अदालत की सवाबदीद पर ये होता है, लेकिन ये एक रूल तो यही है। कभी कभार रूल की एक्सेप्शन भी हो जाती हैं। बहरहाल मैं आपका जो असल सवाल है जी, इसमें टाइम लगेगा, मैं इसलिए बार ये दोहरा रहा हूँ कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए हर एक को अब डिप्टी स्पीकर और उनके वकील अपना मौक़िफ़ देंगे, फिर वफाक जो है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उन सबको पार्टी बनाया जाए, तो वो सब अपना मौक़िफ़ जो है वो देंगे। हो सकता है कोई रिकॉर्ड भी तलब किया जाए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, क्योंकि उसका हवाला भी आता है। तो इसका मतलब कि ठीक कह रहे हैं, तो आप समझते हैं कि लगेगा। और मैं एक बात और अर्ज कर, जी जी जी, ये महज एक आईनी मामला नहीं है, ये एक सियासी मामला। ओके। और इसकी सियासी जो आप देखें, अब अवाम का, मैं इस बात को कभी इनकार नहीं करूंगा कि आइन को जो बालादस्ती जो है हासिल है, जो उसकी फौकियत है, वो उसको मैं कभी उस पर सवाल नहीं उठाऊंगा। मेरे लिए तो एक अकीदे की तरह है ये बात, ठीक। लेकिन अगर आप एक आम शहरी को देख लें, बल्कि तजिया निगारों को भी देख लें, और हत्ता के यहाँ तक के कानूनी माहिरीन वाले तजिया निगार, एजाज अहसन साहब ने कहा कि ये छक्का नहीं लगा, ये तो बॉल ही गुम गया। जी, उन्होंने बहुत लंबा छक्का लगा दिया है, बॉल गुम गई। और उसके अलावा अगर आप देखें, अयाज अमीर साहब जैसे एनालिस्ट जो है वो तो दाद दे रहे हैं इस इक़दाम, इमरान खान साहब को, डिप्टी स्पीकर को और सबको। तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, इसकी जो सियासी नताइज हैं वो अब अदालत तो करती रहेगी इस पे, और दलाइल वहां चलते रहेंगे और फैसला आता रहेगा, ठीक। लेकिन इसके जो सियासी नताइज हैं, जो लोगों की रिएक्शंस आ रही हैं, आप वसीम अकरम और वकार यूनुस के ट्वीट्स को देखें, वो इन्फ्लुएंस। लेकिन आपके सियासी मुखालिफिन वलीद भाई बहुत सीख पाए हैं ना, वो तो कह रहे हैं आइन शिकनी हो गई है, और वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुशावरत में शामिल ही नहीं होंगे, और मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं। आइन शिकनी जो है वो बहुत ज्यादा एक, मैं समझता हूँ, स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो। मेरे ख्याल यहाँ मैं तो उसको मुस्तरद करता हूँ। अच्छा। आइन से इनहराफ कर लेना, अच्छा, आइन के गैर आइनी इक़दाम लेना, वो कानून में इस बात की डिस्टिंक्शन है। आइन से इनहराफ और आइन गैर आइनी इक़दाम करना जो कि आइन से मुतसादिम हो और वो कलअदम करार पा जाए, हर रोज और हर साल सैकड़ों हजारों हमारी अदालतों में, आला और में पिटिशनें होती हैं, रिट्स जिन्हें कहा जाता है।
वो आइन ही के तकाजों के लिए उस पर होती हैं, और बहुत से इकदाम जो हैं वो गैर आइनी करार होते हैं और वो कलअदम हो जाते हैं। ठीक। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आइन शिकनी है। आइन शिकनी, देखें, इन तमाम अफराद ने हलफ लिया हुआ है कि वो आइन को बरकरार रखेंगे, वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वो आइन की हिफाजत करेंगे, यानी टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। तो ये तो कहना मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बात है कि वो शिकनी नहीं, आप कहते हैं इनराफ हो सकता है। जरा मेरे साथ रहेगा बच्चों को, अहमद बिलाल साहब का भी कमेंट ले लूं। आर्टिकल देखें, आइन शिकनी आर्टिकल 6 में जो है वो है कि अगर आइन की तनसीख कर दी जाए, एब्रोगेशन, ओके। अगर आइन को मुअत्तल कर दिया जाए, उसकी सस्पेंशन, उसको अबेयंस इल्तवा में रख दिया जाए, वो आप कहते हैं के साथ तखरीब कर दी जाए, ठीक। वो आइन शिकनी होती है। वो आइन शिकनी होती है। जरा वलीद भाई आप, सबसे ज्यादा यही इस पे रिलीफ मिल सकती है कि जी गैर आइनी है तो वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है सर, जरा मेरे साथ रहेगा अहमद बिलाल साहब। सर आपने गुफ्तगू सुनी है सेनेटर वलीद इकबाल साहब की, फिर मैं अतर साहब के पास आऊंगा। सर उन्होंने बताया कि ये तो पूरा प्रोसेस है और ये तो इट विल टेक टाइम, और मैं चीफ जस्टिस साहब की भी रिमार्क्स से तमाम सियासी जमातों का एहतराम है, लेकिन हवा में फैसले नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा इसमें तो वक्त लग सकता है, आप लोग थोड़े से इस हवाले से मुतफक्किर हैं कि वक्त क्यों ज्यादा लग रहा है। तो ये तो वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं कि इसमें तो हर किसी का ओपिनियन लिया जाएगा, सदर मुमलिकत से भी लिया जा सकता है, और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात भी जुड़े हुए हैं, और सेक्रेटरी दिफा से या फॉरेन ऑफिस से भी लिया जाएगा। सर तो इट मे टेक टाइम। अहमद साहब जी, हमारे मुतफक्कर होने की बुनियाद पे तो फैसले नहीं करती सुप्रीम कोर्ट, लिहाजा हम तो अपनी जगह पे मुतफक्कर रहेंगे। अच्छा, क्योंकि हमारे मुतफक्कर होने की बुनियादें मौजूद हैं जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो वही करना है जो उन्हें करना चाहिए, और वो मुझे लगता है कि हो सकता है ताखीर भी हो जाए, और ऐसे माजी में कई दफ़ा हुआ भी है ना। आपके सामने है मोहम्मद खान जुनेजो का बड़ा सेलिब्रेटेड केस है, उसमें भी अगरचे फैसला तो यही हुआ था ना कि ये गैर आइनी इकदाम था जनरल ज़ियाउल हक साहब का, जी जी। लेकिन गैर आइनी इकदाम करार देने के बावजूद उन्होंने कहा था कि अब चूंकि कौम के मैंडेट की तरफ पेशकदमी हो चुकी है, इलेक्शन अनाउंस हो गया, तो हम उसको नहीं रोकते। तो ये होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये अगर फर्ज करें ये फैसला भी आ जाए इसके बारे में कि ये एक कानूनी और आईनी तौर पे दुरुस्त इकदाम था स्पीकर साहब का या नहीं था, और वो एकेडमिक ही सही और फ्यूचर के लिए ही सही ये लिखा जाए, और कौम अगर इंतखाबात की तरफ बढ़ जाए तो मुझे ये भी इस पे भी कोई बहुत बड़ा एतराज नहीं है। अच्छा। क्योंकि अल्टीमेट इसका पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, यस। वो तो इंतखाबात के जरिए से ही होगा ना, जी जी। वरना तो हम डेड एंड में पड़े रहेंगे। तो इसलिए ये इलेक्शन में तो हमें जाना ही है। लेकिन अगर सवाल ये है कि क्या ये जो इकदाम किया स्पीकर साहब ने उसको दुरुस्त करार देने के बाद हमने जाना है इंतखाबात पे, या उसको गलत करार देने के बाद जाना है, तो अब उसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा सस्पेंस है, वरना रेजोल्यूशन तो इसका इंतखाबात ही है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा अतर साहब, बेसिकली तो मेरे ख्याल में अपोजिशन की भी यही डिमांड थी। आज भी वलीद इकबाल साहब हमारे साथ हैं, उनका बहुत शुक्रिया। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब गुफ्तगू की आवाम से बराह रास्त, तो उन्होंने कहा, और हम ये भी थे, पीडीएम भी कहती है, बिलावल साहब भी कहते हैं, वो तो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है फ्रेश मैंडेट लें, इलेक्शंस की तरफ जाएं। अब जबकि ये चीज़ हो गई है, तो अहमद बिलाल साहब जो बात कर रहे हैं इसको रेजोनेट कर रहे हैं। आज अपोजिशन रहनुमा भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जी हम तो चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम ये कहते हैं पहले तरीके अदम एतमाद का फैसला हो, उसके बाद रिफॉर्म्स, और फिर हम इलेक्शंस में जाएं। वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें और कुछ और रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं, शायद वो नैब लॉ से मुतल्लिक हैं या एहतसाब से मुतल्लिक है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि उनका ये कहना है कि जी रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन में गए तो फिर इतराज़ात हो गए। अभी भी बिलावल साहब सक्कर रिपोर्ट पे कह रहे थे कि जी अगर हो गया फिर दोबारा वो जो सिलेक्टेड की बात करते हो रिपीट होगी। देखें, ये जो सारी एक्सरसाइज की थी ऑपोजिशन जो इकट्ठी हुई थी, उसका बुनियादी मकसद ही ये था कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा के अपने आप को रिलीफ दिया जाए। इस वक्त देखें ना, आपके जो अगले मुमकिना वज़ीर आज़म में जो बने हुए थे उस वक्त, जो बिल्कुल तैयार बैठे थे, शेरवानी उनके पास थी, बाकी आइटम्स उनको नहीं मिले, शहबाज शरीफ साहब, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के किस किस्म के केस है। उसके अलावा उनके जो साहिबजादे जो पंजाब के अंदर उनकी ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आला बन जाएं, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के किस किस्म के केस हैं। तो बुनियादी मकसद ये था कि हुकूमत में आया जाए, 7-8 महीने 1 साल हुकूमत चलाई जाए, मिल के एक दूसरे को रिलीफ दिया जाए, एक दूसरे को NRO दिया जाए,
तमाम जितनी भी इस किस्म की जो रिफॉर्म्स हुई हैं, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हुई हैं, ईवीएम या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक दिया गया है उसको ख़त्म किया जाए और उसके बाद फिर आप इलेक्शंस में जाएं। तो बुनियादी मकसद उनका ये नहीं था कि सिर्फ इमरान खान की हुकूमत गिरानी है। इमरान खान की हुकूमत गिरा के अपने लिए आसानियाँ पैदा करनी है और सिस्टम के अंदर वो चीज़ें लानी है जिनसे आगे चल के इनको फायदा हो। तो ये उनको मेन इशू है। इसलिए कि पहले तो जिस तरह आपने भी जिक्र किया, वो बार बार कहते थे इमरान खान डरपोक है, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहा, असेंबली क्यों नहीं तोड़ा। अब मसला ये है कि हम इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। अगर आप पिछले कुछ 2-3 हफ्ते देखें, बड़ा अनफॉर्चुनेट हमारे मुल्क में माहौल रहा, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे। अगर आप गुज़िश्ता 3 साल की हमारी सियासत देखें तो अपोजिशन ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दुश्मन तराजी के अलावा कुछ नहीं किया। चाहे मियाँ साहब कहीं जलसा करें, चाहे मरियम बीबी कोर्ट के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपना उन्होंने कोई हिसाब नहीं देना। जिसकी लंदन में जायदाद पकड़ी जाती है, चाहे वो कोई भी हो, किसी जगह पे भी बैठा हो, किसी ओहदे पे बैठा हो, वो पूरी रियासत को कटहरे में खड़ा कर लेता है, अपना जवाब नहीं देता। तो अब वो जो सिलसिला बंद हुआ था, जब ये हालिया दिनों में तहरीक अदम एतमाद वगैरह आई, तो फिर हमने अवामी रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पे देखा, अगेन इदारे जो हैं वो मुतनाज़े बन रहे थे। अब ये बड़ा रिलीफ मिला है हर किसी को। जो अहमद बिलाल साहब फरमा रहे थे कि अगर हम इलेक्शंस की तरफ चले जाएं तो ये एक तरह से सियासी जमातें एक दूसरे के साथ फिर लड़ेंगी, सियासत में एक दूसरे का मुकाबला करेंगी, तोपों का रुख एक दूसरे की तरफ होगा। अगर इस वक्त तकनीकी बुनियादों के ऊपर इन्होंने कोई इंसाफ लेने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट से और इनको तकनीकी बुनियादों के ऊपर इनकी ख्वाहिश के मुताबिक, अपोजिशन की ख्वाहिश के मुताबिक रिलीफ मिलता है, तो इदारे दोबारा मुतनाज़ा होंगे और दोबारा वही बहस शुरू हो जाएगी जो पिछले 2 हफ्ते से चल रही थी। अहमद साहब, इस पे सर आपका क्या कमेंट है? उनका पूरा जो एजेंडा था उसमें रिफॉर्म्स थी, जो रिफॉर्म्स के एवज बैनुल सतूर वो अपने लिए रिलीफ था, और अगर ये रिलीफ मिलता है तो अतर काज़मी साहब का तज्जिया ये है कि दोबारा वो फिर इदारों से मुतल्लिक दुश्मन तराजी या बहस जो है वो दोबारा जोर पकड़ेगी। अहमद साहब, देखिए, इस हद तक तो मैं इत्तफाक करता हूं कि ये जो टेक्निकल बुनियादों पे इस तरह की चीज़ों को रिवर्स होती हैं और फैसले बदलते हैं, तो उसके नतीजे में कोई ठहराव नहीं आता हालात में बेहतरी नहीं आती। हमने एक दूसरी मिसाल हमारे सामने है कि जब गुलाम इसहाक खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बरतरफ किया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हुकूमत को बहाल किया, तोड़ कर दिया था, तो उससे कोई स्टेबिलिटी कहाँ आई थी। उसके नतीजे में प्योर खराबी पैदा हुई, प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान कशमकश हुई। यहाँ एक दूसरे के खिलाफ जो हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी उसके मुख्तलिफ इदारों ने एक दूसरे के खिलाफ, यानी रेंजर्स और पुलिस एक दूसरे के सामने आ गए। तो उसके नतीजे में फिर यही हुआ कि दोनों को जाना पड़ा और फिर हम इलेक्शन की तरफ गए। तो ये खराबियां पैदा होती हैं तकनीकी बुनियादों पे। अगर कोई हुकूमत को रिस्टोर किया जाए तो मैं उससे इस हद तक तो इत्तफाक करता हूँ। लेकिन अब ये जो रिफॉर्म्स हैं वो लाजमी वो लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ करना चाहते थे। ये काज़मी साहब के पास मालूमात होंगी तो यकीनन उसकी बुनियाद पे कह रहे होंगे, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन रिफॉर्म्स का जहाँ तक ताल्लुक है ना, इंतखाबी इस्लाहात, मैं समझता हूँ उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हमने इतनी इस्लाहात कर दी हुई हैं कि अब उन इस्लाहात पे अमल हो जाए ना तो वो बहुत है, हमारी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बहुत है। अब जहाँ तक ये ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानी वगैरह का ताल्लुक है, वो तो बात अब बिल्कुल इररेलेवेंट हो गई, इसलिए कि 3 महीने में ना ईवीएम इस्तेमाल हो सकता है, ना ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट मिल सकता है। अच्छा, इररेलेवेंट हो गया अब वो, अहमद साहब जी, अब वो इररेलेवेंट हो गई। अब ईवीएम के तहत इलेक्शन नहीं होगा और ना ही ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग का राइट उनको मिलेगा। जी, 90 दिन के अंदर हो नहीं सकता ना, प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, ये मुझे यकीन है इस बात का कि वो तो खैर 2023 के अंदर इंतखाबात होते तो तब भी मशकूक था मामला, इसको डिस्कस कर रहा था इलेक्शन कमीशन के नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन अब ये 90 दिन में करना है फिर तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और ओवरसीज पाकिस्तानीज के मामले में तो अभी बुनियादी चीज़ तय नहीं हुई कि कैसे देंगे आप उन्हें इंटरनेट के जरिए देंगे, पोस्टल बैलेट के जरिए देंगे, ये भी तय नहीं है कानून के अंदर। तो उसकी बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए वो नहीं होगा। और तीसरी कैजुअलिटी शायद वो सेंसस होगी, पॉपुलेशन सेंसस, जिसका तयशुदा है कि अगले इलेक्शन जो है वो नए पॉपुलेशन सेंसस की बुनियाद पे होंगे। तो अब वो भी अभी तक नहीं हुई, वो भी नहीं हो सकेगी। तो ये 3 ऐसे ख्वाब हैं जो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाएंगे कम से कम इस इलेक्शन में।
तो मैं समझता हूं कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात है वो एक बिल्कुल एक ऐसी थ्योरेटिकल सी बात है, वो कोई रिफॉर्म्स नहीं चाहिए हमें। जो रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अमल कर लें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो ये बड़ी बात होगी। ये आपने अहम नुकात उठाए। अतर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा वो मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनका सदर मुमलिका साहब ने जो लेटर लिखा है, मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। अब इस पर क्या प्रोसीजर फिर होगा? अगर आज जैसे साबिक चीफ जस्टिस साहब का नाम आया है, उसमें मेरे ख्याल में टाइम लाइन होगी, अहमद साहब भी इस पर अपनी रोशनी डालेंगे। मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, क्या अपोजिशन का शामिल होना आप समझते हैं इस प्रोसेस को ज़्यादा ऑथेंसिटी देता है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेकर जाता है? लेकिन अगर वो मैं ना मानूं की अप्रोच में अगर नहीं शामिल होते तो वे फॉरवर्ड क्या होगा फिर? देखिए, माजी में हमने ये भी देखा, इमरान खान साहब भी कहते रहे कि मैं शहबाज शरीफ से बात नहीं करूंगा। ये भी हमने देखा गुज़िश्ता 3 साल के दौरान। तो अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं बात नहीं करूंगा। इसके ऑब्वियसली इसके जो आईनी तरीक़ाकार है उसकी डिटेल्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका एक नेक्स्ट स्टेप है। फिर आप पार्लियामेंट के अंदर या पार्लिमानी पार्टियों के अंदर से कोई कमेटी वगैरह बनाते हैं, 4 बंदे इधर से लेते हैं, 4 उधर से, वो भी ना माने फिर इलेक्शन कमीशन जाता है। तो वो सिलसिला असल में कह रहा हूं कि अगर उसको गैर मुतनाज़ा बुनियाद में आगे ले जाने के लिए तो ये एक इशू नहीं क्रिएट होगा कि ऑपोजिशन मान ही नहीं रही कि हम नहीं शामिल होते इस डिस्कशन में। अनवर भाई, हम उस मुल्क में बैठे हुए हैं जिस मुल्क के अंदर एक सजा याफ्ता मुजरिम को एक शख्स ने स्टाम्प पेपर जमा करवाया हाई कोर्ट में, बाहर भिजवा दिया जेल से निकाल के, और वो शख्स अभी भी मोतबर है और हमारे मुल्क का अगला वज़ीर आज़म बनने का वो उम्मीदवार है। उसकी चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपए आते हैं और उनके साहिबजादे टीवी पे कहते हैं ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो गैर मुतनाज़े है? यहाँ पे कौन सी शख्सियत है जो गैर मुतनाज़े है? मसला ये है कि ये जो हम बहुत सारी बातें करते हैं, ये आम आवाम को ना अलजबरा लगता है। वो कहते हैं ये क्या बात कर रहे हैं, आइन की सब वर्जन हो गई, आइन टूट गया। अभी अहमद साहब ने फरमाया कि आइन के अंदर जो ईवीएम आपने डाल दी है, वो कह रहे हो काबिल अमल ही नहीं है। तो क्या वहां पे आइन नहीं टूटा? आइन सिर्फ उस वक्त टूटता है जिस वक्त किसी ताकतवर को नुकसान पहुंचता है। इतवार वाले दिन अदालत लगती है अशराफिया को इंसाफ देने के लिए। इतवार वाले दिन कभी किसी आम बंदे के लिए अदालत लगी है? ये इशराफिया को दिया ना। सोमोटो किसके लिए लिया है? इशराफिया के लिए, जिनकी दुनिया भर में जायदादें हैं, जिनका पानी भी जो है वो फ्रांस से आता है, उनको यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो मुतनाज़े यहाँ पे सिर्फ मेरे और आप जैसे आम लोग हैं, जिन बेचारों की जिंदगियां मुतनाज़े हो गई हैं, जिनको कुछ भी नहीं मिलता। बाकी ये जितने भी हैं, ये जिस तरह भी रहें, ये इसी तरह रहेंगे, ये इस सिस्टम का हिस्सा हैं। किसी ना किसी तरीके से ये अपनी जगह बना लेंगे। आम बंदे को यहाँ पे कभी रिलीफ नहीं मिलेगा। जो उसके हकूक हैं आइन के अंदर, क्या वो उसको मिले हैं आज तक? मतलब आप बाकी तो छोड़ दें, आप बिलावल साहब कहते हैं कि हम आइन और कानून की जंग लड़ रहे हैं। आपने कहा कि आज भी एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि ये तो हम इलेक्शन में तो जाना चाहते हैं, लेकिन ये चोर दरवाजे से इलेक्शन की तरफ गए। अब बिलावल साहब जो बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम की, मैं नहीं कहता कि वो सिंध के किसी अंदरूनी इलाके में जाके किसी अस्पताल से एक रात इलाज करवा लें। वो पूरे सिंध के अंदर, बल्कि जो सबसे पॉश एरिया है, वहां पे नलका खोल के पानी पी लें। वो पानी नहीं पी सकते। वो लोग जो पानी पीते हैं, जो मैंने आपको बताया, वो भी बाहर से आता है, इम्पोर्टेड। तो ये लोग हमारे हकूक की या अवाम के हकूक की बात कर रहे हैं या उनके लिए रिफॉर्म्स करेंगे, ये हम अपने आप को धोखा देते हैं। ये अपने अपने मफादात की जंग है, अवाम के मफादात की जंग। मेरा नुकता ये था अहमद बिलाल साहब की, जब 2018 में इलेक्शन हुआ, पहले 2013 में हुआ, तो आपको याद हो जरदारी साहब ने कहा था ये आरओ इलेक्शन है। 2018 में इलेक्शन हुआ तो सब ने कहा कि जी ये जो आरटीएस सिस्टम है वो जानबूझ के बैठा दिया गया। तो अब अगर ये शहबाज शरीफ साहब जो आइन के मुताबिक लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन में मुशावरत होगी और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए कंसेंसस होगा, और अगर नहीं होता उसका पूरा प्रोसेस है, लेकिन उस पर शामिल नहीं होते, तो वो जो मेरा सवाल ये था कि कैसे 2022 का इलेक्शन जो होने जा रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को इंडोर्स कर देती है, तो उसको कैसे हम गैर मुतनाज़ा बना के आगे बढ़ सकते हैं? वरना तो हम सर्कल्स में घूमते रहेंगे इसी तरीके से। पता नहीं वो इलेक्शन जो होगा वो गैर मुतनाज़े होगा या नहीं, उसके बारे में तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये देखिए, जब इलेक्शन होता है तो बाज़ कुछ लोगों को बहुत उस पर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं जी, और वो इलेक्शन का बाइकआउट कर देते हैं, और अक्सर औकात उन इलेक्शंस के बाइकआउट के बाद उन्हें पछताना पड़ता है जी, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा ना बनना ये हमेशा नुकसानदेह रहता है उन पार्टियों के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसको बहुत आजमाया और बड़ा लर्नड दिस लेसन हार्ड वे। उनको भी ये मसला हुआ और पीटीआई ने भी फिर एक बार किया, जमात इस्लामी ने भी किया। तो मेरे ख्याल में ये बाइकआउट जैसी सूरत है कि अगर अपोजिशन ये कहे कि हम अपने नाम नहीं देंगे। आप देखें कि इलेक्टोरल प्रोसेस चल पड़ा है। आप सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस बारे में फैसला करना है कि वो जो डिसोल्यूशन हुई है वो सही हुई है या नहीं हुई है। आप उसका तो इंतज़ार करें, लेकिन ये प्रोसेस जो चल पड़ा है, क्योंकि उन्होंने हुक्म इब्तनाई तो जारी किया नहीं है,
कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं दिया ना। जी। तो अब जब ये चल पड़ा है और 3 दिन के अंदर होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 3 दिन के अंदर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने या तो एक दूसरे के साथ इत्तेफाक करना होता है या फिर वो अपने 2-2 नाम दे देते हैं। तो अगर ये 2 नाम नहीं देंगे तो अगली स्टेज ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला जाएगा। अच्छा, वहां भी 3 दिन लगेंगे और फिर वहां पे भी नहीं फैसला हो पाएगा, जो कि मोस्ट लाइकली नहीं हो पाएगा, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन जो 4 नाम होंगे, 2 प्राइम मिनिस्टर के, 2 लीडर ऑफ अपोजिशन के दिए हुए, उनमें से एक नाम को वो पिक कर लेगा इलेक्शन कमीशन। तो अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने नाम ही नहीं दिए होंगे तो फिर लाम आला इलेक्शन कमीशन प्राइम मिनिस्टर के दिए हुए नामों में से नाम पिक करेगा। तो ये ऑपोजिशन की जो स्ट्रेटेजी है ये उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी अहमद साहब? यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये बिल्कुल मेरे ख्याल में उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें नाम देने चाहिए एज ए प्रोटेस्ट या कंडीशनल कि हम सब्जेक्ट टू द कंडीशन और हम सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते हुए, लेकिन नाम देने चाहिए। ये बिल्कुल गलत होगा कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा ना बने, क्योंकि देखिए इस बारे में आखिरी फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि डिसोल्यूशन ठीक थी या नहीं थी। तो जब तक वो फैसला नहीं आता, आप ये प्रोसेस चल रहा है तो आप भी इसका हिस्सा बनिए, मेरी राय तो ये है। अच्छा, और दूसरा मैं आपसे एक और कमेंट लेना चाहूंगा, फिर मैं अतर साहब के पास जाऊंगा। सर, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब जो तसलसल से बात करते हैं कि इसको पैसे के एवज पे अपनी वफादारियां बदलना, इस रुझान को, इसको हमें ख़त्म करना है। ज़ाहिर बताइए तो ज़हर कातिल है किसी भी जमहूरी माशरे के लिए या जमहूरियत के लिए, और इसके लिए है कि ये जो लोग ख़रीदे जाते हैं ये प्रोसेस ख़त्म होना चाहिए। आपको याद होगा, आपसे हमने बेशतर प्रोग्राम किए जब सेनेट के इलेक्शंस हुए और यूसुफ गिलानी साहब जीत गए, और फिर जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तो अददी अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन अपना चेयरमैन सेनेट ही मुंतखब करवा सकी, और एक दूसरे पर इल्ज़ामात कि कौन किधर चला गया, क्या वजह बनी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इसके लिए क्या सर पेशबंदी, आर्टिकल 63A आप समझते हैं सफिशेंट रहा? आपको ऐसे लगा कि वो 22 मुनर्रिफ अरकान तो साथ ही रहे थ्रू आउट, बल्कि उस दिन भी उस हॉल में वो एक तरह से मौजूद थे जब 197, 198 का काउंट किया रूलिंग के बाद, जब अयाज सादिक साहब ने एक अलामती सा इजलास बुलाया। इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या आइन में कुछ तब्दीली की जरूरत है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग है उसको रोकने से बचाए? डिसीट होना तो बात का मामला है। अनवार साहब, ये जो बातें हैं ना पैसे देने की और लेने की और करोड़ों रुपए दिए गए, ये बहुत बहुत पॉपुलिस्ट सी बातें हैं। अच्छा। ये लोगों के अंदर बहुत मकबूलियत पैदा होगी इससे, जो भी इस किस्म की बातें करेगा। लेकिन मैं चूंकि इस गेम में नहीं हूँ, मकबूलियत की गेम में, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो पैसों वाली बातें हैं ये बहुत एग्जैजरेटेड है। कोई एक आध पैसे पकड़ लेता होगा तो प्लीज़ आप उसके कुछ सबूत है तो दीजिए, उसको डिसीट करवाइए, डिस्क्वालीफाई करवाइए, फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई करवाइए। लेकिन इस तरह इल्ज़ाम लगा के पूरे इंस्टीट्यूशन को आप वो कर देते हैं बदनाम और डिस्क्रेडिट। मोरालिटी की तो बात है ना अहमद साहब, कथा कलामी के लिए माजरा सर, हाई मॉरल ग्राउंड की तो बात है ना। परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे ख्याल में ये आपको अपने मेंबर्स को साथ लेके चलना पड़ता है जमहूरी निज़ाम के अंदर। आप इसको पसंद नहीं करते तो फिर आप इस प्रोसेस का हिस्सा ना बने। आपको अपने साथ लोगों को लेके चलना पड़ेगा। अगर वो आपके साथ नहीं होंगे और आपके तादाद में नहीं होंगे तो फिर आप वो गेम हार जाएंगे। तो लोग हार भी जाते हैं तो इसे कबूल करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये जो 63A के प्रोविजंस हैं बिल्कुल ठीक है। हमने तजुर्बा किया हुआ है, जो 1973 का आइन था ना जी शुरू में जी, तो बिल्कुल कोई डिफेक्शन की क्लॉज थी नहीं। आप जो चाहें करें, जिसके हक में जाएं, जिसके खिलाफ चले जाएं। फिर ये नवाज शरीफ साहब का जमाना आया तो वो हो गया कि बिल्कुल अगर पॉलिसी आपको अपनी पार्टी की पॉलिसी की कोई भी मुखालफत करेंगे तो आपको पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आप मेंबरशिप से हाथ धो बैठेंगे। वो दूसरी एक्सट्रीम थी। फिर मुशर्रफ साहब के जमाने में ये कोई दरमियान की चीज आई कि 3-4 चीजें हैं, अगर इन पे आप पार्टी के साथ नहीं होंगे तो फिर आप मेंबरशिप से हाथ धो बैठेंगे। मेरे ख्याल में ये बैलेंस्ड अप्रोच है, इसी को चलना चाहिए और ये सही है। और वक्त गुजरने के साथ अगर मेच्योरिटी आएगी सिस्टम में तो फिर शायद हमारे ये जो इस वक्त शिकायत है वो दूर होंगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप वक्त के साथ ग्रो करें, कुछ मेच्योर हो। ये आपने हम लोग अतर मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तो ये बात हुई 63, दूसरा
प्राइम मिनिस्टर साहब आज ये भी कह रहे थे कि अब उन लोगों को टिकट दिया जाएगा जो लॉलेस्ट है और पार्टी के लोग हैं। हमें ये भी लेसन लर्न करना चाहिए कि ये जो इलेक्टेबल्स की बात आती है उस पर सारी पार्टियां फिर दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं उन्हीं लोगों के लिए। मतलब मिस्टर ए अगर एक पार्टी से खड़े हुए वो कह रहे जी मुझे दूसरी पार्टी टिकट दे रही है। अब पार्टियों को भी खुद देखना चाहिए। मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए तो बहुत बड़ा वेकअप कॉल होगा कि उनके हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने बंदे मौजूद होते हैं, लेकिन फिर 2018 में ऐसी उन्होंने एक्सरसाइज की जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा। 1.5 साल पहले अपनी हुकूमत खत्म कर दी ना एक तरह से उन्होंने तो। जी देखिए, इसमें होता यह है कि जिस आपने भी जिक्र किया, बड़ी अनफॉर्चुनेट साइड है ये हमारी पॉलिटिक्स की कि वही लोग 15-20 कभी वो इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। आप जेन्युइन जो आपके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, अभी उमर चीमा को आपने पंजाब का गवर्नर मैं कहता लगाया, हूं बहुत अच्छी अब पुराना वर्कर है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि जिस किस्म के इल्जामात हमारी सियासत में लगते हैं ना, मेरे ख्याल में ये भी बड़े अनफॉर्चुनेट है। इतनी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। हर लड़ाई लड़ के नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयां हार के भी आप जीत जाते हैं। ये सियासत में आपको समझना चाहिए। जिस तरह आप अभी इत्तेहादियों से मिल रहे थे, यही रवैया जिस तरह अभी आपने उमर चीमा को लगाया, यही रवैया आपका 2 साल पहले होता तो आज इत्तेहादी आपके पीछे खड़े होते और सरवर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत भी ना पड़ती। दूसरी बात यह है कि इन्होंने इलेक्टेबल्स लिए, फिर सरवर साहब भी आए, बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन सरवर साहब के लाने के वक्त ये कहते थे कि ये जमहूरी जो रवायात हैं पार्लिमानी बरतानिया की, वो पाकिस्तान में मुतारिफ करवाएंगे। अब सरवर साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सियासी रवायात बरतानिया में मुतारिफ करवाई, अपनी सीट छोड़ी तो अपने बेटे को वहां से मुंतखब करवा दिया। तो ये उनकी है, इधर आके वो बरादरी की सियासत करते रहे। तो ये खान साहब को जो भी सियासी लोग हैं इनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। अब पैसों की बात हुई, राजा रियाज साहब के ऊपर इल्जामात लगे। राजा रियाज साहब ने कहा कि मुझे पीटीआई ने 3 अरब रुपया ऑफर किया है। 3 अरब? अगर राजा साहब को 3 अरब ऑफर कर रहे हैं तो फिर खान साहब को अगले 40 साल सियासत नहीं करनी चाहिए। फिर इस तरह के भी इल्जामात लगे कि वो डिप्लोमेट से मिले। देखिए, मुलाकातें होती हैं, आपकी भी दिन में होती होंगी, मेरी भी होती होंगी, मुख्तलिफ लोगों से आप मिलते हैं कि जी वो रिपोर्ट आ गई कि ये सियासतदान भी मिल गया, वो भी मिल गया, और उसके अंदर भी अगेन राजा रियाज साहब का। अब राजा रियाज साहब और अमेरिकन के दरमियान जो डिस्कशंस हुई हैं, आई वुड लव टू कि मैं वो ऑडियो सुनना चाहूंगा कि वो क्या डिस्कशंस हुई हैं। अच्छा, तीसरा जो ऑपोजिशन का मसला रहा है, इनको मसलसल 3 साल क्यों शिकस्त हुई है? ये अवाम के साथ कनेक्ट नहीं कर सके। कनेक्ट क्यों नहीं कर सके? एक अहम सवाल है। एक बेच रहा है भुट्टो को तो किसी ने देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं भुट्टो कौन है भाई। अगले जिन्होंने 20-30 साल वोट डालने, उसको भुट्टो के नाम पे आप नहीं कुछ बेच सकते। हालांकि आज 4 अप्रैल है। बिल्कुल, उसको आप कुछ नहीं बेच सकते। और अब चीजें बदल गई हैं। अब मैं उस दिन एक बुक पढ़ रहा था पुरानी भुट्टो साहब की, उसके अंदर तस्वीर लगी हुई थी जब वो गए शिमला तो साथ बीबी को भी ले गए, और मोहतरमा की तस्वीर थी किताब में, और वो जो लिखा गया था कि कैसे उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग की। अब अगर आप अपनी किसी बेटी को लेके जाएं अक़वाम मुत्तहिदा अपने साथ आजकल के दौर में, तो अवाम तो आपको कहेगी कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्यों हुकूमत के पैसे पे लेके जा रहे हो। अब चीज़ें और हालात बदल गए। तो इन लोगों ने, इनका अलमिया ये है पीडीएम का, इन्होंने इमरान खान को सियासतदान नहीं माना, ये उसको कोई खलंडरा नौजवान समझते रहे, ये कंटेनर पे है। इनके जिस भी लीडर से जब बात करो ना, इनके अंदर गुरूर और घमंड आता है, और ये इमरान खान को इस तरह देखते हैं जैसे ये ऊपर से ये बहुत बड़े जीरक सियासतदान है। ऐसी बात नहीं है। इमरान खान ने जो सियासत चली है ना हालिया दिनों के अंदर, मेरे ख्याल में ये अगले 40 साल भी उसको नहीं समझ सकेंगे। इनको समझने की जरूरत है कि इमरान खान उतना भोला या उतना नहीं है। ये जो पूरा बयानिया क्रिएट हुआ है ना, ये जो पूरा बयानिया जिसके ऊपर रूलिंग जो आई है, ये अगले 15 साल इनको चुभता रहेगा। मैं इस पे अहमद साहब आपके कमेंट जरूर लेना चाहूंगा। ये जो अतर ने बात की है, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो ये मोमेंटम क्रिएट किया और एक बयानिया दिया, नैरेटिव जो दिया है, वो अमर बिल मारूफ जलसा भी किया और आज भी इस्लामाबाद में उस हवाले से हो रहा है। तो पीडीएम क्या उनको सही भांप पाई? और जब ये वो जो सरप्राइज की बात आती थी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, बताइएगा जब ये रूलिंग आई उस वक्त आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रूलिंग आएगी और इस तरह जो है वो असेंबली तहलील हो जाएगी और हम इस वक्त बैठ के आने वाले इलेक्शंस की बात कर रहे होंगे? अनवार साहब, मेरा अंदाजा जो शुरू में था ना कि मैं इस प्रोग्राम के लिए इंतहाई गैर मौजूद आदमी आपने मुंतखब किया है, अच्छा, वो अब दुरुस्त साबित हुआ है। वो कैसे? तो असल में बात यह है कि ये जो मौजूआत है ना, जिस गस्टो के साथ और जिस जज्बे के साथ अपोजिशन को आपने इस प्रोग्राम में लताड़ा है, कोई उसी के मुकाबले की कोई शख्सियत आती जो इमरान खान साहब के बारे में भी उसी तरह की गुफ्तगू करता, तो मैं तो वो कर नहीं सकता। तो अब आप मुझसे ये सवाल ना करें तो बेहतर है। देखिए काज़मी साहब तो एनालिस्ट है, हमने तो पीटीआई के किसी बंदे को नहीं बुलाया हुआ, ये तो एनालिस्ट है ना सर। सबकी डिस्कशन करना चाहें तो मुझे इसके लिए माफ रखिएगा,
आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं बिलाल साहब, मैं ये आपके ऑन एयर क्योंकि लाइव शो है, अतर काजमी साहब तो पीटीआई के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है ना। माकूल बात है कि आप अपोजिशन को रगड़ रहे हैं यहाँ और उसके बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आपके सामने, और मैं आपके सामने, जाहिर है मैं उनका वकील नहीं जी। हूं। अगर आपको फिर उसके बारे में बैलेंस रखना है तो उनके किसी आदमी को बुलाइए और उससे बात कराइए। ये क्या बात हुई साहब कि आप ये कह रहे हैं कि हम आजाद भी हो गए हैं और आप इंसाफ पसंद भी हैं, और आप फिर भी आप ये वन वैसे साइड काम मैं अहमद साहब और मेरी पोजीशन को भी खराब कर रहे हैं, तो इसलिए आई एम सॉरी, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं और मैं इस पे प्रोटेस्ट करना चाहता हूं। नहीं, आपका प्रोटेस्ट सर हमारे न्याय मोहतरम है। ये अतर आजादी काज़मी मैं साहब- अपनी नहीं, एक मेरी बात सुने, मैं अपनी राय दे रहा हूं, आपको पसंद नहीं जी। है तो वो आपका मसला है, आप अपनी राय दें। आजादी राय की, आइन की, कानून की, क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपनी राय दे सकूं? इस पे आप इतने ऑफेंड क्यों हो गए? जी। मैंने कोई आपके खुदा ना खास्ता कोई आपके हवाले से बात की हो, मैंने एक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम और सियासतदानों के हवाले से बात कर रहा हूं, और मैं- तो ये मैं- आपको इतनी क्यों नागवार जी, और गुजरी? मैं यहाँ पर भी ऑन पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन, पर्सनल क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि हमने पीटीआई के किसी नुमाइंदे को हमने जो बात भी की, जाहिर बात है वलीद इकबाल साहब से, उनसे कानूनी नुक्ता लिया था। हमने कोई पीटीआई के हवाले से बात की कि अहमद बिलाल साहब अब हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि ये ऑन एयर जा रहा है, लाइव जा रहा है, उन्होंने मुझ पे ही बात की। अतर काज़मी साहब बहुत से शोज में बैठते हैं, आपने देखा होगा, इनका झुकाव या इनका जो ओपिनियन है, उनका अपना ओपिनियन है। अहमद बिलाल साहब को बुलाया हमने, हरगिज यहाँ ना नून लीग है, ना पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई, कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है। नहीं, पर नून लीग की तकलीफ बड़ी हुई है उनको कि जो हाँ, उनको दुख बड़ा लगा है कि किस तरह आपने पीडीएम के खिलाफ बात कर और दी। इरफान कादिर साहब को अब भी हमने लिया, हमने इरफान कादिर साहब को एक मौका बड़ा दिया हुआ और है। वलीद इकबाल साहब को भी लिया। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर आजादी राय की बात करते हैं और भाई, डायलॉग कराते हैं अहमद और बिलाल डायलॉग साहब। मेरे लिए कराते बड़े हैं और मोहतरम है वैसे। दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपने तो कुछ नहीं, मैंने बात की भाई। इसमें अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो फिर आप यहाँ पे नॉर्थ कोरिया वाले सिस्टम के डायलॉग करवाया करें और वो सिस्टम यहाँ पे ले आए ताकि आपको बुरा ना लगे। लेकिन मैं एक दफा फिर ये कहना चाहूंगा कि हमारा प्रोग्राम ओपन है और हमने, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में ये प्रोग्राम किया और अपोजिशन को हमेशा बुलाया है। एवरीबॉडी, हमारे व्यूअर्स इसके विटनेस। आज हमने गुफ्तगू की, हर किसी की अपनी राय है, ये लाइव शो है, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। फ्लोर अहमद बिलाल साहब के पास भी था, इरफान कादिर साहब के पास भी, वलीद इकबाल साहब को मैं फिर कहूंगा, हमने उनसे गुफ्तगू लीगल नुकात पे की, और अतर काज़मी साहब हर शो में बैठते, इनसे इनका सवाल का जवाब पूछा। आने वाले दिनों में हम सियासी नुमाइंदों को भी बुलाएंगे और आप लोग देखेंगे कि लाइव शोज में हम अपोजिशन और गवर्नमेंट, जो कि अब इस वक्त तो नहीं है, इंटरिम सेटअप जब आएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, हम सबको मौका मिलेगा और अपना अपना मौकफ देंगे। आपने गुफ्तगू सुनी, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से नवाजेगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।